हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है एनटीए नेट के पेपर पार्ट 2 जिसका जो पार्ट 1 था 1 से लेके 50 तक का क्वेश्चन फ्रेंड्स वो चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। ठीक है, वहाँ पे 12 से लेके 23 तक के पेपर जो है वो अपलोड किए गए हैं। तो उसमें ये 23 वाला जो जून में जिसका एग्जाम हुआ था 17 जून को, तो उसकी ये जो है आंसर की आज यहाँ पे जारी की जा रही है। ठीक है, संस्थान के द्वारा ऑथेंटिक। तो आप लोग जो लोग पेपर वगैरह नहीं दिए थे वो लोग भी अपना एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे और जो लोग दिए थे वो भी देख लेंगे प्रैक्टिस के लिए। और आगे तो ये हमेशा काम आता ही रहता है, किसी भी एग्जामिनेशन के पहले जब भी कोई अभ्यर्थी पेपर देने जाता है तो वो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर रिवाइज करके जाता है। तो आमतौर पे बुकें वगैरह लोग अपना उठाते हैं, तमाम सारी जो आती हैं आजकल जो है पुस्तकें, उसमें रहता है प्रीवियस ईयर पेपर। लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो गलत आंसर अगर आप रट के चले जाते हैं तो वही क्वेश्चन अगर मान लीजिए आ गया तो वो आपका आया हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक चैनल का प्रयास रहता है कि ऑथेंटिक चीजों को एक जगह पे कलेक्ट कर दिया जाए, ताकि मान लीजिए 10-12 साल का पेपर आप जो है देख के पेपर के पहले कोई भी पेपर हो, चाहे राजस्थान का हो, एमपी हो, हायर का हो, पीजीटी हो, ठीक है, या एनटीए नेट के ही जो अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर कैसे आता है, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और क्वेश्चन 51 को देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन 51 है कि निम्नांकित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा ऐसे प्रक्रम के रूप में दी है जिसके द्वारा समाज की विद्यमान व्यवस्था अर्थात इसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। तो ये किसने कहा? तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये होगा 3। ठीक है, यानी जो ये 51 का क्या हो जाएगा आपका? मैलिनोवस्की ने कहा था। ठीक है, क्योंकि ये कल्चरल वाले पार्ट से जुड़े हुए हैं तो इन्होंने क्या कहा था कि सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा ऐसे प्रक्रम के रूप में दिया है इन्होंने कि जिसके द्वारा समाज की विद्यमान व्यवस्था अर्थात इसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप एक रूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका कि यहाँ पे देखिए सूची दी गई है और हमें उसे मैच करना है। ठीक है, शोध के विशिष्ट क्षेत्र हैं और ये शोध करता है तो सदरलैंड, हार्वर्ड बेकर, डब्ल्यू.एफ. व्हाइट और आस्कर लेविस। तो किसने जो है कौन सा क्षेत्र, कौन सा शोध का अध्ययन किया हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी भी आया हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 में हो जाएगा सदरलैंड। यानी सदरलैंड जो है ए का थर्ड यानी सफेद पोष अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम से रिलेटेड है। और ये हार्वर्ड जो बेकर हैं ये बी का 1 आपका चरस गांजा बेसनी जो होते हैं। ठीक है, हार्वर्ड बेकर जिन्होंने एक नाम पत्रण सिद्धांत भी दिया हुआ था, पीजीटी में यही पूछ लेते हैं, नेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, विलियम एफ व्हाइट, तो आपका ये जो है सी का हो जाएगा सेकंड, विलियम एफ व्हाइट स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई थी। आस्कर लेविस डी का 4 यानी मैक्सिको में मलिन बस्तियां और गरीब जन का अध्ययन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे 53 पे, वर्ड रिवलेशन इन फैमिली पैटर्न्स। ठीक है, के पुस्तक इसकी जो है कृति है। तो वर्ड रिवलेशन इन फैमिली पैटर्न्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बताना है। विलियम गुडे, सिल्विया बॉल्बी, बेटी फ्रिडन, सिमोन डी बुआ। तो 53 का क्या हो जाएगा? विलियम जे गुडे की पुस्तक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पहले भी पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 54 नंबर यहाँ पे है आपका। यहाँ पे देखिए दिया गया कि साक्षात्कार विधि के आंकड़े संकलन का गुण है कि, तो क्या है जो साक्षात्कार विधि से आंकड़े संकलन का गुण है? तो इसमें फ्रेंड्स जो होगा 54 का वो हो जाएगा आपका 3 नंबर, यानी कि इसमें सी और डी आपका करेक्ट होगा। सी यानी अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है। ठीक है, तो यह अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन की प्रभावी विधि है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा और उसके बाद में इसके साथ में हो जाएगा डी, यानी यह प्रत्यर्थी प्रतिवादी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में क्या होती है? उपयोगी होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे दिया गया है 55 में कि सामाजिक सर्वेक्षण में जो है क्या क्या होता है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 55 का फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? थर्ड नंबर आपका सही होगा। इसको देख लेंगे हम लोग एक बार। इसमें ए बी डी ई, तो ए यानी प्रश्नावली के संरचनाबद्ध साक्षात्कार की विधियां आंकड़ों के संकलन करने के लिए प्रयुक्त होती हैं।
फिर चयनित प्रतिदर्श से मानकीकृत सूचना संबंधित जनसमूह के निरूपक के रूप में ये संकलित की जाती हैं। फिर आपका डी नंबर आ जाएगा कि प्रतिदर्श में सम्मिलित सभी सदस्यों में एक जैसे प्रश्न पूछकर मानकीकृत सूचना क्या होती है, प्राप्त की जाती है। और लास्ट में आपका क्या है, ई नंबर, यानी सामाजिक संरक्षण में विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक दोनों संदर्भ अंतर्भूत किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, जो है ये सी जो है आपका, इसमें सी वाला नहीं है, ठीक है, जो सी वाला है यही नहीं है, बाकी ए बी डी ई है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन शास्त्रांत मीमांसा से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन जो है नहीं है ये बताना है। तो देखिए डिल्थे, गाडामर, रिकर, पॉपर, हर्सेल, ठीक है। तो इसमें जो 56 का होगा फ्रेंड्स वो होगा 4th नंबर, यानी डी और ई नहीं है। पापर और हर्सेल ये नहीं है, ठीक है, शास्त्रार्थ मीमांसा से। जबकि जो है क्या है, डिल्थे, गाडामर और रिकर ये तीनों लोग हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित करना है, तो इसमें जो है बताना है आपको। तो 57 का क्या हो जाएगा, 1, आपका 1 वाला सही होगा, यानी ए पूर्वा या खेड़ा जिसको कहते हैं, फिर नगरीय जो एग्लोमेरेशन होता है, फिर आपका डी यानी नगर, और फिर उसके बाद में आपका सी जो है महानगर, और फिर ई यानी सबसे लास्ट में मेगापोलिस, ठीक है। तो ये आपका सुव्यवस्थित क्रम है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि स्त्रीवादी विद्वानों के अनुसार घरेलू हिंसा से प्रतिबंधित होती हैं, ठीक है। तो स्त्रीवादी जो विद्वानों के अनुसार जो घरेलू हिंसा से प्रतिबिंबित होती हैं क्या, लैंगिक असमानताएं, महिलाओं की द्वितीय स्थिति सत्ता, बच्चों की शिक्षा या विज्ञापन। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसमें, 58 नंबर क्वेश्चन है आपका। 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, ठीक है। ये आपका 1 वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी ए लैंगिक असमानताएं होती हैं घरेलू हिंसा से, फिर उसके बाद में बी महिलाओं की जो द्वितीय स्थिति होती है, और उसके बाद में सी जो पितृ सत्ता होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बच्चों की शिक्षा विज्ञापन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे कि आपका यहाँ पे देखिए दिया गया निम्नांकित में से किन का तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। तो 59 का आपका हो जाएगा 4। कौन कहता है, ये इमाइल दुर्कीम कहते हैं कि धर्म का जो मुख्य कार्य है वो समाज में व्यवस्था बनाए रखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है कि मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार के निम्नांकित प्रारूपों में से कौन सा प्रारूप परंपरागत प्राधिकार का रूप नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी नौकरशाही जो है वो नहीं है, ठीक है। यानी मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार के निम्नांकित प्रारूपों में से कौन सा प्रारूप परंपरागत प्राधिकार का रूप नहीं है। तो पितृसत्तात्मक गृहस्थी है, सामंतवाद है, पुश्तैनीवाद है, ठीक है, ये सब है, लेकिन ये नौकरशाही इसमें नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। 61 नंबर को देखेंगे। यहाँ पे देखिए गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है, तो 61 का ऑप्शन होगा 2। इसमें बी और डी आपका करेक्ट होगा, यानी जो असीम गरीबी होती है और उसके बाद में एक होती है सापेक्ष गरीबी। तो ये गरीबी की शास्त्रीय धारणा है, यानी असीम गरीबी और सापेक्ष गरीबी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। 62 में देखिए फ्रेंड दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन सिद्धांत वेत्ताओं का मत था कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है, ठीक है। तो कौन से ऐसे सिद्धांतकार थे जिन्होंने कहा कि जनसंख्या जो वृद्धि होती है समाज में परिवर्तन लाती है, ठीक है। तो 62 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 वाला, ठीक है। यानी ए और सी, कार्ल मार्क्स भी मानते हैं इसको, और जो है इमाइल दुर्कीम भी मानते हैं जनसंख्या वृद्धि को, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स और इमाइल दुर्कीम, इसमें मैक्स वेबर और पार्सन्स का कोई रोल नहीं था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ समाज वैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा दिए गए योगदान है। तो रिटजर हो गए, जो है एप्टोनीज हो गए, और जो है एमिनल वालस्टीन हो गए, और एफ बॉर्थ, ठीक है। तो किसने क्या कहा है ये बताना है। तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स आपका ए। इसको एक बार देख भी लेते हैं। जॉर्ज रिटजर यानी ए का सेकंड, मैकडोलाइजेशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। कल इनकी पार्ट 1 में देखिए पुस्तक भी पूछी गई थी ना इसी से रिलेटेड। और एप्टोनीज जो है किससे रिलेटेड है, बी का थर्ड यानी जैमन साहब, जैसल साहब, ठीक है। और वालस्टीन सी का 4 यानी आधुनिक विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और एफ बॉर्थ तो डी का 1 यानी जातीय समूह और सीमाएं। तो एफ बॉर्थ थोड़ा सा नया नाम है, ये आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी एथनिक ग्रुप एंड बाउंड्रीज की बात इन्होंने की है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें नया है, तो ये आप लोग डन करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे।
यहाँ पे देखिए दिया गया है कि शोध के निम्नलिखित चरणों को आरंभ से अंतिम चरण के क्रमबद्ध रूप में इसको व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 64 का आपका हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि सबसे पहले क्या होगा डी, समस्या का जो कथन होता है वो होता है। फिर उसके बाद में आपका ए, साहित्य की समीक्षा। फिर आप सी करेंगे यानी प्राथमिक आंकड़ा तथ्य संग्रह करेंगे। फिर उसके बाद में संदर्भ ग्रंथ सूची को बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 65 है कि निम्नांकित में से किन्होंने आधुनिक संगठनों के संदर्भ में शक्ति विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध स्थापित किया। तो निम्नांकित में से किन्होंने आधुनिक संगठनों के संदर्भ में जो है शक्ति विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध जो है स्थापित किया था, ये किसने किया था फ्रेंड्स 65? तो इसका हो जाएगा आपका 1। ठीक है, फूको। ठीक है, किसने किया था? फूको ने किया था। तो क्वेश्चन 65 का 1 हो गया। 66 को देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि निम्नांकित में से किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की है। तो किन समाजशास्त्री ने जो परिवार की विवेचना की थी, ये प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की थी। तो मर्डाक, पार्सन्स, सेरी बी ऑर्टनर, नॉर्मन डब्ल्यू बेल। तो किसने की थी? ये की थी फ्रेंड्स 66 का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, यानी 66 का आपका सी नंबर करेक्ट होगा, सेरी बी ऑर्टनर महोदय। तो ये नया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? परिवार की विवेचना में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की चर्चा की थी। तो इसमें जो है यानी 3 होगा, तो 3 में 1 मिनट थोड़ा सा इसको देख लेंगे। इसमें जो है मर्डाक और बी पार्सन्स और ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स आप लोग एक मिनट, ये जो है सी नहीं होगा, इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही होगा। यानी समाजशास्त्रियों ने परिवार की जो विवेचना की थी प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में, उसमें कौन कौन हो जाएंगे? तो जीपी मर्डाक, पार्सन्स ने भी, और नॉर्मन डब्ल्यू बेल। तो ये नया नाम है नॉर्मन डब्ल्यू बेल। इसमें सेरी बी ऑर्टनर का कोई रोल नहीं है प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए बी डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, टालकट पार्सन्स के मत में सामाजिक व्यवस्था में क्या सम्मिलित है। तो पार्सन्स के मत में जो सोशल सिस्टम का उन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें क्या क्या सम्मिलित है ये बताना है। कृत्य, लक्ष्य, परिस्थितियां, मान्यताएं, साधन। ठीक है, तो 67 का हो जाएगा आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, उन्होंने एजिल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो ए बी सी ई, तो ए में यानी कृत्य, फिर आपका जो है लक्ष्य, और फिर उसके बाद में सी आपका जो है परिस्थितियां, और फिर आपका ई साधन। ठीक है, तो इसमें ए बी, उसके बाद में सी और लास्ट में ई, मान्यताएं की चर्चा उन्होंने नहीं सम्मिलित किया था। ठीक है, तो आपका जो 4th नंबर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे कि मार्क्सवादी पूंजी की जैविक रचना में निम्नांकित में से किनका परिकलन किया जाता है। तो मार्क्सवादी पूंजी की जो जैविक रचना में किनका परिकलन किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स स्थिर पूंजी और परिवर्त पूंजी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो स्थिर पूंजी और परिवर्त पूंजी का परिकलन किया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 69 है कि निम्नांकित में से क्या पारण के रस्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से क्या पारण के रस्म से संबंधित नहीं है। तो द राइट ऑफ पासेज। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में थोड़ा सा आसान होता है पढ़ना। ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था राइट ऑफ द पासेज, और ये क्या पारण के रस्म से संबंधित नहीं है। तो ये जो राइट ऑफ द पासेज का सिद्धांत दिया था यही एक बार पूछ लिए थे, तो किसने दिया था? ये दिया था वांजे गैनेप महोदय ने। ठीक है, लेकिन ये अब यहाँ पे लिखा है कि क्या पारण के रस्म से संबंधित नहीं है, तो अब ऐसे थोड़ा सा कठिन लग रहा है। लेकिन जब राइट ऑफ पासेज आप देखेंगे यानी जीवन यात्रा के संस्कार, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 3। ठीक है, यानी राज्य नहीं सम्मिलित होता है। ठीक है, इसमें समारोह है, उसमें जो है जीवन यात्रा के संस्कार में क्या होता है? समारोह होता है, रीति रिवाज होते हैं, कुछ प्रतीक होती हैं। जब भाई जीवन यात्रा के संस्कार है, अब मान लीजिए विवाह ही ले लीजिए, या जो है आपका जब अंत्येष्टि होता है तो उसमें एक समारोह टाइप का होता है ना। मान लीजिए जैसे उसमें आपका खाने पीने का प्रोग्राम रखा जाता है, फिर रीति रिवाज कुछ आपके यहाँ के होते हैं, फिर कुछ प्रतीक भी होते हैं। ठीक है, तो राज्य का इसमें क्या, स्टेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन पक्षों आयामों पर डेविड हेल्ड ने 1999 में वैश्वीकरण यानी वैश्विक बहसवाद
विवाद को विभाजित नहीं किया था। ठीक है, तो 70 का क्या होगा करेक्ट आंसर? 70 का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड यानी सी और ई, यानी जो डेविड हेल्ड ने वैश्वीकरण वैश्विक बहस वाद विवाद को विभाजित नहीं किया था, तो किसमें नहीं किया था? सी यानी प्रविधि तंत्र, और उसके बाद में आपका ई अवैश्वीकरण करता यानी हाइपो ग्लोबलाइजर। ठीक है, तो इसका इन्होंने नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, सी और ई यानी टेक्नोक्रेसी और हाइपो ग्लोबलाइजर का इन्होंने जो है यूज नहीं किया था, और बाकी का इन्होंने किया था, यानी संदेहवादी, रचनांतरवादी, और उसके बाद में आपका अतिवैश्वीकरणकर्ता का। ठीक है, तो इसका किया था, लेकिन जो आपका सी यानी कि प्रविधि तंत्र, टेक्नोक्रेसी, और ई जो है आपका अवैश्वीकरण करता, इसका इन्होंने विभाजन नहीं किया था। तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा नया प्रश्नों को थोड़ा सा एक दो बार देखने की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो वो भी आपको पहले की तरह लर्न हो जाएंगे, जो जैसे और क्वेश्चन आपको लर्न हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है कि उनका चयन कीजिए जिन्होंने संघर्ष के प्रकार की पहचान की थी। तो किसने की थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कई रूपों में इसको पूछा जाता है। तो इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा थर्ड, यानी जो संघर्ष का प्रकार की पहचान की थी वो किसने की थी? जॉर्ज सीमेल और लुईस कोजर। ठीक है, तो दो लोग इसमें आते हैं, जॉर्ज सीमेल और लुईस कोजर महोदय। ठीक है, तो सी और ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे कि निम्नांकित में से किन्होंने एकटक देखने यानी गेज को एक प्रकार की भाषा अर्थात निशब्द भाषा माना? तो किसने माना था फ्रेंड्स? ये माना था मिशेल फूको ने। ठीक है, मिशेल फूको ने क्या माना था कि किसी को एक टक देखने यानी गेज को एक प्रकार की भाषा अर्थात निशब्द भाषा माना। ठीक है, तो मिशेल फूको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नांकित में से किन्होंने जनसंचार के माध्यम से अध्ययन में वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज के सिद्धांत का परिचय कराया? तो ये सब ग्लोबल विलेज और जो है ग्लोबल सिटी, ठीक है, तो ये सब पूछा गया है, ऑलरेडी भी ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्लोबल वैश्विक गांव की अवधारणा किसने दी थी? 73 का मैकलुहान, और जबकि वहीं पे वैश्विक शहर की जो अवधारणा थी वो आप लोगों को याद होगा, सस्किया सासेन। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं रिवाइज होता है, या जो नए बच्चे हैं एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर, एक बार देख के जाना। ठीक है, हम नहीं कहते कि पूरा ही आ जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए क्वेश्चन वो आता ही आता है। ठीक है, तो मैकलुहान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब मान लीजिए अगली बार वैश्विक शहर आ गया, तो वैश्विक शहर का किसने दिया? सस्किया सासेन ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन थर्ड हो गया 73 का। अब चलिए 74 को देखेंगे। 74 है आपका फ्रेंड्स की, देखिए नव धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से पद प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, यानी ए और बी आपका होगा। ठीक है, यानी नव धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से पद प्रयुक्त होते हैं? तो ए हो जाएगा यानी मसीहा आंदोलन, और उसके बाद में आपका हो जाएगा ये फोर्थ में ए, और आपका हो जाएगा इसमें बी यानी पुनरुज्जीवन आंदोलन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए और बी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, नैतिकता से संबंधित और शिक्षा वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है पीजीटी वगैरह में भी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना? तो जॉन डेवी, दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मार्टन। ठीक है, तो आपका जो 75 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 यानी कि इसमें ये होगा आपका जॉन डेवी और जो दुर्खीम। ठीक है, तो जॉन डेवी और दुर्खीम महोदय ने क्या है? नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है। अगला इसमें है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर जो 76 है उसमें देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में दी है? तो किसने दी है पवित्र चीजों से संबंधित? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 76 का जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर इमाइल दुर्खीम। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? धर्म की परिभाषा पवित्र चीजों से संबंधित सामान्यताओं और प्रथाओं की, अरे जैसे टोटम वगैरह का इन्होंने अध्ययन किया था ना अरुणता जनजाति की, तो वहाँ की पवित्र चीजों से संबंधित धर्म को जोड़ा था कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने आप को एक टोटम उनको मानते हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने बात की हुई थी। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पे सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक किसने लिखी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिविलाइजिंग द सेवेज। ठीक है, तो ऐसी
द सेवेज माइंड करके आती है ना लेवी स्ट्रास वगैरह की जो पुस्तक है, लेकिन अब ये थोड़ा सा नया कर दिए हैं। सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक किसने लिखी? तो बैरियर एल्विन, रामचंद्र गुहा, राधा कमल मुखर्जी, जॉन पी मेंचर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैरियर एल्विन, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें 78 और 78 में है कि मूल्य तटस्थ समाजशास्त्र वैल्यू न्यूट्रल सोशियोलॉजी के मिथक को दूर करने के लिए एंटी मिनोटुअर की अवधारणा किसने दी थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 78 और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा एल्विन गोल्डनर महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 में जो है आपका क्या होगा? 79 का होगा इसमें 4th नंबर। ठीक है, 79 ये है क्वेश्चन कि भारतीय कृषि समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 79 का आपका 4 हो जाएगा, यानी इसमें सबसे पहले होगा डी, यानी कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्थापन, फिर आपका भूमि सुधार, फिर आपका हरित क्रांति और फिर उसके बाद में किसान आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रकार से 4th नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 80 को देखेंगे अब हम लोग। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्रीय समाजशास्त्रियों से संबंधित निम्नांकित संकल्पनाओं को व्यवस्थित करें। तो इसका होगा ए, इसमें ए में हो जाएगा डी ए सी भी। तो डी यानी प्रत्यक्षवाद, फिर आपका शोषण और उसके बाद में फिर सी एकता और फिर लास्ट में क्या होगी? तार्किकता। ठीक है, तार्किकता ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से उस चयन प्रकार को चिन्हित कीजिए जिसमें अनुमानिक सांख्यिकी अनुप्रयुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो निम्नलिखित में से उस चयन प्रकार को चिन्हित कीजिए जिसमें अनुमानिक सांख्यिकी जो है क्या होती? अनुप्रयुक्त नहीं हो सकती। तो इसका जो 81 का होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 3 नंबर। ठीक है, यानी कि प्रयोजन मूलक प्रत्ययन। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो प्रयोजन मूलक प्रत्ययन है इसमें क्या है कि अनुमानिक सांख्यिकी अनुप्रयुक्त नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है इसमें कि इसमें है 82 है कि धर्म निरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है। तो किसमें की गई है धर्म निरपेक्षीकरण की व्याख्या? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 82 का वो होगा आपका ऑप्शन 1, यानी कि ए बी सी, यानी औद्योगिक समाज का उदय, फिर आपका संस्कृत का आधुनिकीकरण और सी यानी जीवन जगत का बहुलीकरण। इसमें बाजार का अपराधीकरण, राजनीतिक समूहों का हंसियाकरण ये सब नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षीकरण की जो व्याख्या की गई है वो औद्योगिक समाज का उदय, संस्कृति का आधुनिकीकरण जो हुआ और जीवन जगत का जो बहुलीकरण हुआ। ठीक है, तो ये जो होता है ये तीनों चीजें इसमें पाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है। 83 को देखेंगे हम लोग। अब इसमें देखिए दिया गया है कि एरिक और वुल्फ के अनुसार अविरत किसान विद्रोह की पूर्वापेक्षाएं हैं। तो वो क्या है फ्रेंड्स 83 का? तो ये हो जाएगा 1, यानी कि इसमें ए और बी, यानी भूमिधर मध्य कृषक और उसके बाद में जो भूमि स्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के जो सीमांत परिक्षेत्रों में स्थित कृषक थे। ठीक है, तो ए और बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए कथन है और उसका कारण है। कथन क्या है कि द्वंद्वात्मक और प्रकारवाद सैद्धांतिक संश्लेषण में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि समाज साम्यता की प्रणाली नहीं है बल्कि यह अपूर्ण रूप से समन्वित तत्वों की आपस धुंधली संरचना है जिन्हें अन्य तत्वों को अधीन रखकर कुछ तत्वों के प्रपीड़न द्वारा एक साथ रखा जाता है। और इसका कारण क्या दिया गया? इसका कारण दिया गया फ्रेंड्स, कारण में इसके दिया गया है कि सामाजिक संरचना में अंतर्विरोध, अंतर्द्वंद और अंत्यान्तरिक अंतःविरोधों के माध्यम में से क्या होता है? स्वयं ही परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। तो 84 का क्या होगा? 1 होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या, यानी दोनों चीजें मैच हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे कि यहाँ पे देखिए दिया गया कि मर्टन के अनुसार अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो मर्टन के अकॉर्डिंग बताना है कि जो अभिप्रायहीन और अमान्य प्रकार है वो क्या थे? यानी वो थे जो है आपके अप्रत्यक्ष प्रकार। ठीक है, क्या थे? अप्रत्यक्ष प्रकार, यानी लेटेंट फंक्शन। तो 85 का आपका सेकंड हो गया। 86 को देखेंगे, एंथोनी गिडिंग्स के कार्यों को कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो 86 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3rd, और 3rd यानी गिडिंग्स का कैसे सही होगा? यानी सबसे पहले सी, यानी द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसकी बात इन्होंने की। फिर आपका डी, यानी दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, लव, सेक्सुअलिटी
एंड इरोटिसिज्म इन मॉडर्न सोसाइटीज की बात इन्होंने की। फिर आपका ए यानी द थर्ड वे, द रिन्यूअल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, और फिर आपका इन्होंने बी द ग्लोबल थर्ड, डी डिबेट। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका हो जाएगा, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। 87 है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, जो इसके राइटर हैं वो कौन है, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो 87 का आपका 4 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जीएस मिल की, तो इम्पॉर्टेंट है द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, ये पुस्तक आ सकती है। ठीक है, अब 88 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है कि उत्पादन की प्रणाली की चर्चा के निम्नलिखित में से किसने मालिक, किसान और मजदूर के रूप में इसको खेतीहर के रूप में चिन्हित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 88 का आपका हो जाएगा थर्ड, यानी डेनियल थार्नर। इन्होंने कई बार ये पुस्तक, ये कई बार आया हुआ है। ठीक है, डेनियल थार्नर का। इसमें अगला है 89 नंबर की निम्नांकित में से किनके समाजशास्त्र ने सामाजिक अंतर अस्तता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताना है इसमें कि आइडियाज ऑफ फंक्शन। ठीक है, आप सोशल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये बताना है कि जो है सामाजिक अंतर अस्तता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की जो विधि थी ये किसने की थी। तो 89 का जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 1, यानी जो कार्ल मैनहीम थे, इन्होंने, आपको याद होगा ना, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया एक पुस्तक लिखी थी कार्ल मैनहीम ने। ठीक है, तो आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो पुस्तक लिखी थी इसमें इन्होंने ये बताया हुआ था ना विचारों के माध्यम से जो। ठीक है, तो यही ये पूछ रहे हैं कि किसने जो है अपने समाजशास्त्र के सामाजिक अंतरंगता के प्रकार के रूप में विचारों की अध्ययन की विधि की रूपरेखा को प्रस्तुत की थी। तो कार्ल मैनहीम। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 है। यहाँ पे देखिए कुछ संकल्पनाएं हैं और उनके समाजशास्त्री हैं। तो वर्चस्व, फोर्डवाद, विश्व व्यवस्था, वस्तेहन। ठीक है, तो वस्तेहन आपको पता है मैक्स वेबर, विश्व व्यवस्था आपको पता है वालस्टीन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा क्लू भी मिल जाता है तो हम क्वेश्चन सही कर देते हैं। अब विचारों के अध्ययन की विधि यानी समाजशास्त्र के अंतर्गत तो आपको पहले से ही पता है कि आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया पुस्तक लिखे थे कार्ल मैनहीम, तो ये वही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा भी अगर हमारे दिमाग में कुछ क्लू रहता है तो हम उस क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, वो कितना भी टफ बना के दिया रहे। तो देखिए वर्चस्व, अब इसमें दो तो मिल ही रहा है, वालस्टीन विश्व व्यवस्था और वस्त्रेहन जो मेथड है वो आपका मैक्स वेबर। तो आइए इसको मैच करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए जो है हेजीमनी का जो कॉन्सेप्ट था ये आपका एंटोनियो ग्राम्सी का है, तो ये कई बार पूछा ही गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो 90 नंबर है इसका होगा 1। ठीक है, 1 ये करेक्ट आंसर है। अब इसको हम लोग मैच भी कर लेते हैं, यानी वर्चस्व यानी हेजीमनी का जो कॉन्सेप्ट था ये एंटोनियो ग्राम्सी का हो गया। बी का हो गया 4 यानी फोर्डवाद, तो बी का 4 यानी कि ये आपका हेनरी फोर्ड। तो फोर्डवाद और हेनरी फोर्ड भी हैं, तो ये देखिए एकदम सेम ही हो गया, फोर्ड फोर्ड हो गया। तो बी का 4 हो गया। और विश्व व्यवस्था का आपका सी का 1 वालस्टीन महोदय हो गया, और वस्टेहन तो डी का आपका जो है मैक्स वेबर सेकंड नंबर। तो देखिए करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन 10 है वो सीधा सीधा आपका पैसेज से है। ठीक है, तो पैसेज आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि यहाँ से कोई प्रीवियस ईयर से पेपर इसमें में से आपका ये रिपीट नहीं होता। ये पैसेज है और पैसेज हर बार नया आता है, बस उसको एक पढ़ना आना चाहिए। इसका ये जो तरीका है मैं वो बता दे रही हूँ। इसमें क्या है कि देखिए गद्यांश रहता है, उनको पढ़ना रहता है, उसको पूरा पढ़ के और उसी में से ही आपका आंसर दिया रहता है। ठीक है, तो यानी इसी में से जब आप इसको पढ़ेंगे पूरे पैसेज को, तो पैसेज में से ही आपका वो छोटा छोटा क्वेश्चन बना देते हैं कि सत्ता का प्रयोग उत्पन्न करता है, तो इसी में सब चीजें दिया रहती हैं। ठीक है, सामाजिक एकता, समरसता, तो जब आप पढ़ेंगे तो उसको आप पढ़ करके इसको करेक्ट कर ले जाएंगे। जैसे देखिए एक मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको एक ट्रिक भी देख लीजिए कि आगे मान लीजिए जब एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होता है, ये जब से पैसेज देने लगे तब से क्वेश्चन ज्यादा सही होने का चांस रहता है, क्योंकि वैसे क्या होता है वो टफ हो जाता है, परिभाषा पुस्तकें नहीं लर्न है तो क्वेश्चन सीधा गलत हो गया। लेकिन अब पैसेज है, पैसेज दे दिए, उसमें में से उसी में से ही बात आपको पूछ रहे हैं तो आप कर लेंगे। अब देखिए कैसे कर लेंगे, देखिए यहाँ पे अब चलिए मैं एक पैसेज को पढ़ ही दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे पैसेज में दिया गया है कि वर्तमान अध्ययन में हम अनन्य रूप से प्राधिकार के संबंधों के बारे में विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि ये ही सामाजिक संरचना के अंश हैं और इसलिए उनके भीतर संगम व साहचर्य तथा समग्र समाज के गठन से क्रमबद्ध व्युत्पत्ति अनुमत्य होता है। इस तरह के समूह संघर्ष की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि संरचनात्मक रूप से शक्ति के अप्रत्याशित संबंध
के उत्पाद नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है वहाँ यह उत्पन्न होकर उद्भासित होता है। और उसका तात्पर्य है कि सभी ऐतिहासिक दशाओं में भी सभी समाजों में प्राधिकार का प्रयोग किए जाने पर यह प्रद्भूत होता है। अब पहला प्राधिकार संबंध सदैव उच्च और अधीनस्थ के बीच का संबंध होता है, जहाँ दूसरा क्या है, जहाँ प्राधिकार संबंध होता है वहाँ अधीनस्थता सामाजिक रूप से आदेश, चेतावनी और प्रतिषेध अधीनस्थ तत्वों के व्यवहार के नियंत्रण की प्रत्याशा रखती है। तीसरा क्या है कि इस तरह की प्रत्याशा व्यक्तियों के आचरण से सशक्त होने की बजाय अपेक्षाकृत अस्थायी सामाजिक प्रतिष्ठा इसी से जुड़ी होती है। चौथा इसमें क्या है कि इस तथ्य के आधार पर वे सदैव नियंत्रण के अधीन व्यक्तियों और उन क्षेत्रों के भीतर जिनके भीतर नियंत्रण अनुमत है वे विनिर्देशन में अंतर्ग्रस्त रहते हैं। प्राधिकार शक्ति से भिन्न होने के कारण कदापि अन्य व्यक्तियों पर सामान्यकृत नियंत्रण नहीं है। पांचवा क्या है, प्राधिकार के उचित संबंध होने के कारण प्राधिकारिक आज्ञा के अनुपालन पर अनुशासित प्रवृत्ति की जा सकती है। वस्तु यह प्रणाली का और निश्चित रूप से अर्ध न्यायिक रीति रिवाज, प्रथा और प्रतिमान का एक कार्य है कि यह विधि सम्मत प्राधिकार के प्रभावी प्रयोग का सहयोग प्रदान करे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है यहाँ पे, आपसे क्या पूछ रहा है। अब ये चीजें आपने पढ़ ली। अब यहाँ पे देख रहा है कि दिया है, क्वेश्चन पूछा कि सत्ता का प्रयोग उत्पन्न करता है, तो क्या करता है, सामाजिक एकता, समरसता, सामाजिक संघर्ष, समतावादी शासन या सर्व सत्तात्मक शासन। तो फ्रेंड्स सत्ता का जो प्रयोग है वो क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सत्ता का प्रयोग। अब इसी में से है क्वेश्चन, अब इसमें से आपको ढूंढना है। अनन्य रूप से प्राधिकार के संबंधों में मत करें क्योंकि ये सामाजिक संरचना के अंश है। समग्र साहचर्य क्रमबद्ध व्युत्पन्न होता है, इस तरह के समूह संघर्ष की सार्थकता इस तथ्य में निहित है। संरचनात्मक आपराशिक उत्पाद नहीं है, बल्कि यह कहीं भी प्राधिकार का उत्पन्न होकर विभाजित होता है तथा इसका तात्पर्य सभी ऐतिहासिक सभाओं में प्रयोग किए जाने पर प्राधिकार संबंध उच्च और अधीनस्थ के बीच, जहाँ प्राधिकार संबंध होता है अधीनस्थ सामाजिक रूप से आदेश, चेतावनी, प्रतिषेध तत्वों के व्यवहार की इसी तरह प्रत्याशा व्यक्तियों के आचरण से स्थिति से जुड़ी होती है। इस तत्व पर सदैव नियंत्रण व्यक्ति के नियंत्रण उपयुक्त होते हैं। सामान्य प्राधिकार के संबंध होने के कारण अनुपालन और इस रूप से रीति रिवाज विधि सम्मत के प्रभावी प्रयोग का जो है ये क्या हो जाएगा, इसमें नहीं करता है। ठीक है, तो 94 का आपका जो होगा वो 2 होगा, यानी कि जो है सामाजिक संघर्ष। ठीक है, कैसे होगा सामाजिक संघर्ष, ये हो जाएगा आपका सामाजिक संघर्ष। यानी देखिए यहाँ पे दिया है ना कि वर्तमान अध्ययन में हम अनन्य रूप से प्राधिकार के संबंधों में विवर्स कर रहे हैं क्योंकि सामाजिक संरचना के अंश हैं और इसलिए उनके भीतर संगम व साचर तथा समग्र रूप से गठन से क्रमबद्ध व्युत्पन्न अनुमत होता है। इस तरह से समूह संघर्ष की सार्थकता इस तरह में निहित होती है। ठीक है, तो प्राधिकार और यहाँ उद्भातित होता है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, अधीनस्थ के बीच जो है उच्च और अधीनस्थ के बीच क्या होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सत्ता का प्रयोग क्या उत्पन्न करता है, सामाजिक संघर्ष हमेशा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये एक पैसेज दे देंगे और उसमें आपका क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको मैच कर लीजिएगा। और जो पहला पैसेज था आपका, जिनको इसका आंसर ना पता हो वो एक बार मैच भी कर लें। ठीक है, तो 91 से आपका शुरू है, तो 91 का हो जाएगा आपका 4th नंबर। ठीक है, 91 का क्या होगा, 91 जो पैसेज है 91 का आपका हो जाएगा 4th, यानी ये वाला जो है 4th नंबर आपका सही होगा। तो आप लोग आंसर अपना मैच कर लीजिएगा, आप लोगों के पास में पेपर होगा। 92 का क्या होगा, ये होगा 2nd नंबर। ठीक है, इसका 2nd नंबर सही होगा। और 93 जो क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स क्या होगा, 93 का, तो 93 का भी होगा आपका 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर सही हो जाएगा। और 94 जो है उसका जो करेक्ट आंसर होगा 94 का, ये भी होगा 2nd, यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो हो जाएगा। और 95, तो 94 हो गया। और 95 में आपका देखिए ये जो है ये 95 के अंतर्गत आपका क्वेश्चन 94 के अंतर्गत में है। और 95 जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, 95 का क्या होगा, 2 वाला हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपके पास में ऑलरेडी पैसेज है, तो जब पैसेज आपके पास में जिनके पास में है वो अपना पैसेज मैच कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा पैसेज है, इसको बार बार मान लीजिए वही पैसेज रिपीट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा और ये कभी रिपीट नहीं होता। इसको बस सिर्फ एक तरीका आपको पता होना चाहिए, उसको पढ़ करके उसी में से ही आपको क्वेश्चन निकालना रहता है देख करके। ठीक है,
तो 95 का सेकंड हो गया। 96 का क्या होगा, 1 वाला आपका सही हो जाएगा। 96 का क्या होगा, 1। ये आप लोग मैच कर लीजिएगा कि ग्रामीण स्तर पर जाति व्यवस्था के रूप में बधी है तो उत्पादन, ठीक है, इसमें जो है और चीजें नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 का जो पैसेज का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 97 का आपका फोर्थ, तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा करेक्ट। 98 मैच कर लेंगे। 98 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, ठीक है। 98 का 1 वाला हो जाएगा। 99 का 3 हो जाएगा। 99 में आपका 3 वाला है जजमानी। और जो 100 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1। तो इस प्रकार से आपका जो ये आंसर की है ये पूरी ऑथेंटिक मैच हो चुकी है। जिन फ्रेंड्स ने अपनी आंसर की नहीं मैच कर पाई थी या जो लोग पेपर वगैरह बाद में अपना देखेंगे प्रीवियस ईयर का, वो लोग अपना पेपर रिवाइज कर सकते हैं नेट वाला, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। नेट का रिजल्ट भी आने वाला है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे लोग जो एक दो नंबर से रुके हुए थे उन सभी लोग क्वालिफाई हों, ठीक है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।